लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि गुलशन नंदा जी बनने के लिए मुझे ढाबों पर बर्तन साफ करने पड़े, भवनों पर मजदूरी करनी पड़ी। और 15-20 साल मैंने सिगरेट बीड़ी बेचा इसी रोड पर, ITO के पास विष्णु दिगंबर मार्ग पर। 25 साल मैंने चाय बेची है। और मैं 1 साल से दिल्ली के 5 स्टार होटल, इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल होटल सांग्रीला में मैं टी कंसल्टेंट के रूप में काम करता हूं। लोग कहते मैं फुटपाथ पे सो रहा था, ये हो रहा था। नहीं, ऐसा नहीं था। मैं बहुत खुश होता था, जबकि 7-8 घंटे मजदूरी का काम करने के बाद शाम को नहा धोकर जब मैं ट्रेचलॉन के कपड़े पहनता था तो आजू बाजू कहते ये CBI का तो नहीं है। लेकिन यहाँ आने के बाद फिर मैं प्रकाशकों के पास गया, 2 किताबें, एक रामदास और एक और 2 किताब, दूसरी किताब थी नई दुनिया की नई कहानी। तो किसी ने कहा पैसे लगते वगैरह वगैरह। तो एक ने कहा गेट आउट, यू डोंट नो व्हाट इज द पब्लिकेशन, तुम नहीं जानते हो पब्लिकेशन क्या है। फिर मैंने पहली किताब छापी, छापते छापते आज मैंने 25 किताबें लिखी है, अपने पैसों से छापी है। सरकार का काम रोजगार देना नहीं है, रोजगार तो आप भी करते हैं, ये तो रोजगार ही है। हम भी कहते हैं और हमने भी करके देखा है कि अपेक्षा भी मत करो और प्रतीक्षा भी मत करो, अपने लक्ष्य की तरफ देखो, आपका लक्ष्य पूरा हो जाएगा। आप ऊंचे सपने मत देखो, सपने वही देखो जो आपसे साक्षात्कार हो सकते हैं और वो पूरे होते हैं, वो करके दिखाओ। नया लक्ष्मण राव आए या ना आए, लेकिन लक्ष्मण राव अगर आज गुलशन नंदा जी बन गया तो कल शेक्सपियर जरूर बन सकता है। और लक्ष्मण राव की भी यही इच्छा है, तमन्ना है कि लक्ष्मण राव एक दिन शेक्सपियर बनेगा। जी। लक्ष्मण राव एक ऐसा नाम जो आज के बच्चों के लिए एक प्रेरणा साबित हो रहा है। एक ऐसी शख्सियत जिसको लिखने की इतनी ज़्यादा अपने अंदर उनका हुनर था जो उनको बाहर लाना था, और जिस तरह से वो हुनर बाहर आया है वो सबके लिए चौंका देने वाली बात है। वो शख्सियत आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। यहाँ उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ उतार चढ़ाव उनके जीवन में आए हैं, कैसे उन सब ने 25 किताबें लिख डाली, यहीं चाय की दुकान लगाते थे, ITO पर उनका ये पूरा अड्डा था, और यहीं से एक ऐसी पहचान बनाना कितना मुश्किल रहा, उन्हीं से हम बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे हिंदुस्तान में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और अभिनंदन आपका कि आप आए, मेरा साक्षात्कार लेकर आप आगे भविष्य में बच्चों के लिए दिखा रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि प्रेरणा का स्रोत है लक्ष्मण राव, तो ये मेरा जीवन ऐसा ही रहा है। मैं दिल्ली का नहीं हूँ, मेरी भाषा भी मराठी है, मैं हिंदी भाषी नहीं हूँ। लेकिन जब मैं 16-17 वर्ष का था, 7वीं-8वीं पढ़ रहा था, तो मुझे गुलशन नंदा जी का नाम सुनने में आया और उनकी पुस्तकें पढ़ने की ललक लगी। और मेरे गांव के लड़के जो सीनियर होते थे, 10वीं पास करके शहर जाते थे पढ़ने और पढ़कर आते थे, तो उनके हाथ में गुलशन नंदा जी का उपन्यास होता था। तो हमने कहा भी हमें दे दो पढ़ने के लिए, तो उनसे लेकर मैं पढ़ता था। तो हुआ ये है कि उनके 8-10 उपन्यास पढ़ने के बाद, जैसे कि कटी पतंग, दाग, महबूबा, झील के उस पार, काजल, इस तरह से उपन्यास पढ़ने के बाद फिर मुझे लगा मैं क्यों नहीं गुलशन नंदा बन सकता हूँ। क्या उम्र रही होगी आपने जब ये आपने सोचा? सब 16-17 साल का था मैं, बस कि मैं गुलशन नंदा जी क्यों नहीं बन सकता। जबकि कोई कहता मैं CA बन रहा हूँ, कोई कहता मैं डॉक्टर बन रहा हूँ, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि गुलशन नंदा जी बनने के लिए मुझे ढाबों पर बर्तन साफ करने पड़े, भवनों पर मजदूरी करनी पड़ी। और 15-20 साल मैंने सिगरेट बीड़ी बेचा इसी रोड पर, ITO के पास विष्णु दिगंबर मार्ग पर। 25 साल मैंने चाय बेची है। और मैं 1 साल से दिल्ली के 5 स्टार होटल, इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल होटल सांग्रीला में मैं टी कंसल्टेंट के रूप में काम कर रहा हूँ। तो चाय वाले से टी कंसल्टेंट तक का क्या सफ़र रहा, क्या कुछ संघर्ष रहा? क्योंकि जैसे आपने बताया कि 16 साल की उम्र में आप किताबों के बारे में सोचने लगे, आप लेखनी के बारे में सोचने लगे। लेकिन आज के हम जनरेशन की अगर बात करें तो 16 साल का बच्चा, आप देख सकते हैं जिस तरह गेमिंग को लेकर मामले आ रहे हैं, सुसाइड केसेस बढ़ रहे हैं, तो किताबों की तरफ रुझान क्यों नहीं है? आपको क्या लग रहा है? उस समय पढ़ने की ललक ज़्यादा थी। उस समय और कोई साधन नहीं थे, इंटरनेट नहीं था या कंप्यूटर नहीं थे या फ़ोन नहीं थे। उस समय अगर कुछ करना है और कुछ बनना है तो एक पुस्तक ही थी, तो पुस्तकें पढ़ते थे। अभी भी हमारे देश में गांव के बच्चे पुस्तकें पढ़ते हैं, शहरों के बच्चे नहीं पढ़ रहे, लेकिन गांव के बच्चे पढ़ रहे हैं। गांव के बच्चे अपनी भाषा को नहीं छोड़ रहे,
हिंदी भाषा को नहीं छोड़ रहे, अपनी जो मातृभाषा है, जो अपने परिवार की भाषा है, वो नहीं छोड़ रहे हैं। इसीलिए ये देश बना हुआ है। लेकिन वो एक ललक थी कि मैं गुलशन नंदा जी के उपन्यास पढ़ रहा था और मुझे गुलशन नंदा जी बनने की जिज्ञासा हुई। और मैं उसके बाद फिर 8वीं पास करने के बाद मैं अमरावती आया। अमरावती में 2 साल मैंने 10वीं पास करके एक मिल में काम करने लग गया। स्पिनिंग मिल था वो, एज ए वहाँ लेबर का ही काम था वो। उसके बाद 5 वर्ष काम किया मैंने, तो वो मिल बंद हो गया बिजली कटौती के कारण। फिर मुझे लगा कि ये मौका है, अब अमरावती को छोड़ देना चाहिए, अब हमारी जो जिज्ञासा है उसके तरफ जाना चाहिए। तो उसके बाद फिर मैं भोपाल आया। 40 रुपये लेके आया था, भोपाल आया। भोपाल में जब वो पैसे ख़त्म हो गए तो दिल्ली के लिए कोई टिकट ही नहीं था। तो भोपाल में मैंने 3 महीने भवनों पे मजदूरी की, वहाँ से 90 रुपये बनाए। फिर मैं दिल्ली आया। लेकिन ये रो रो के नहीं किया, ये हंस के किया, ये दुख बांट कर नहीं किया है। लोग कहते मैं फुटपाथ पे सो रहा था, ये हो रहा था। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। मैं बहुत खुश होता था, जबकि 7-8 घंटे मजदूरी का काम करने के बाद शाम को नहा धोकर जब मैं ट्रेच लॉन के कपड़े पहनता था तो आजू बाजू कहते ये सीबीआई का तो नहीं है। उन्हें एक ऐसा लगता था कि ये लेबर आदमी, लेबर लड़का, ये इस तरह से कपड़े पहन के, सूट बूट, और फिर बूट भी पॉलिश किया हो, ऐसे नहीं कि टूटा फूटा। और तब मैं घूमने निकलता था भोपाल के सड़कों पर, तो सोचते थे ये सीबीआई का है ये। और उस समय क्या 40 पैसे में भोजन होता था, अच्छा खाना 40 पैसे। मैं 1975 की बात कर रहा हूँ, 75-76 की बात कर रहा हूँ। लेकिन 90 रुपये भाव बनाए। फिर मैं दिल्ली आया। दिल्ली में एक सरदार जी ने कहा कि तू इधर उधर मत बढ़, चल तू, तेरे को मैं बिरला मंदिर के धर्मशाला में छोड़ाता हूँ। उन्होंने मुझे वहाँ छोड़ा। वहाँ पर उनका धन्यवाद कि मुझे पता ही नहीं था कि कहाँ रहना है। तो उन्होंने यही पूछा तेरे पास पैसे कितने हैं। अब मैंने कहा ये पराया आदमी मुझे पूछ रहा तेरे पास पैसे कितने हैं, लेकिन तू चिंता मत कर, तेरे पास कोई पैसे नहीं है। उन्होंने कहा तू चिंता मत कर, तेरे पास कोई पैसे नहीं है और मैं छीनूंगा नहीं। तो उनकी जिज्ञासा ये थी कि मैं इसे मदद करूं, इसलिए उन्होंने पूछा तेरे पास पैसे कितने हैं। फिर उन्होंने 20-20 के 2 नोट निकाले और मुझे देने लगे। मैंने कहा नहीं, आपने इतना ही किया बहुत है। कहता चल कोई बात नहीं। फिर मैं बिरला मंदिर के धर्मशाला में 3 दिन ठहरा, और 3 दिन ठहरने के बाद फिर मैं काम ढूंढ रहा था। फिर यहाँ भी मुझे भवनों पे मजदूरी करना पड़ा, क्योंकि मेरे पास रहने की जगह नहीं थी, मेरे पास खाने पीने के लिए कोई पैसे नहीं थे। तो इस बीच आपका परिवार कहाँ था? परिवार गांव में था, उनको मैंने बताया नहीं। उनको मैंने चिट्ठी डाल के यही नहीं बताया कि मैं यहाँ आया हूँ, जबकि मैं 3 महीने भोपाल में रहा हूँ। और यहाँ आने के बाद फिर मैंने 1 महीने के बाद फिर कहा कि आप चिंता मत करो, मैं दिल्ली में हूँ और दिल्ली में ऐसा ऐसा काम कर रहा हूँ। तो उनको तसल्ली, और उन्हें भी पता है कि ये गलत काम कर नहीं सकता, कहीं ना कहीं है ये, उन्हें ये पता था। तो कहने का मतलब फिर यहाँ पर मैं इस्टेब्लिश होता गया धीरे धीरे। फिर ये ITU के पास विष्णु दिगंबर मार्ग है, यहाँ पर मैंने ये ढाबे पर ही काम कर रहा था। फिर यहाँ काम करते करते उसी लाला ने कहा तू ऐसा कर, एक दुकान लगा ले। फिर मैंने पान बीड़ी सिगरेट का ठिया लगा लिया, वो चलता रहा। फिर 15 साल तक तो बेचता रहा। लेकिन उसके बाद प्रतिबंध आने लगा तंबाकू पर, तो वो बंद करके फिर चाय बनाने लगा। तो 25 साल चाय बेची। लेकिन ये किताबों का जुनून मेरे दिमाग में था, इसको छोड़ा नहीं। जब दिल्ली में आया था तो ये बड़ी सौभाग्य की बात है, ये भवन नहीं थे, ना हिंदी भवन, ना पंजाबी भवन, ना उर्दू भवन। ये जो भाषा के भवन थे ये बाद में बने। लेकिन यहाँ से 1 किलोमीटर दूर दरियागंज का पुस्तक बाजार होता था, और वहाँ जाकर मैं अच्छी अच्छी पुस्तकें लेकर लाता था और पढ़ता था। तो वहाँ से मुझे शेक्सपियर का, लेनिन का, गोर्की का, फर्ग्यूसन का, मुंशी प्रेमचंद का, इनका पता चला। हमारे साहित्य में ये लोग होंगे, लेकिन हमने वो पढ़ा नहीं था। मतलब पहले सिर्फ गुलशन जी को जानते थे, उसके बाद फेमस थे, उनके उपन्यासों पर फिल्में बनी है। लेकिन ये विडम्बना है हमारे देश की कि इस उत्तर भारत के वो गुलशन नंदा जी, जिन्हें यहाँ वाहियात लेखक कहा जाता है, आज इससे भी ज़्यादा वाहियात चीज़ें बिक रही है। जो गुलशन नंदा जी ने लिखा है वो साहित्य बेशक नहीं था, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण था, जीवन से जुड़ा हुआ संघर्ष था, वो उन्होंने लिखा था, उससे ही मैं प्रेरित हुआ था। तो इस तरह से चलता रहा। लेकिन यहाँ आने के बाद फिर मैं प्रकाशकों के पास गया, 2 किताबें, एक रामदास और एक और दूसरी किताब थी नई दुनिया की नई कहानी। तो किसी ने कहा पैसे लगते वगैरह वगैरह। तो एक ने कहा गेट आउट, यू डोंट नो व्हाट इज़ द पब्लिकेशन, तुम नहीं जानते हो पब्लिकेशन क्या है। फिर मैंने पहली किताब छापी। छापते छापते आज मैंने 25 किताबें लिखी है, अपने पैसों से छापी है, जिसमें 10 पुस्तकें, 10 ग्रंथ है, जो 1200 रुपये कीमत के है।
और मैंने अपना पुस्तकों का मार्केट बनाया है। ये जो उपलब्धियां है ये फुटपाथ पे हुई है। ये किसी अगर हम पहली किताब की बात करें, आप शायद लेकर भी उसे इस समय बैठे हैं, रामदास आपकी पहली किताब है। ये रामदास ये मेरे गांव का लड़का था, पानी में डूबकर मर गया था। अच्छा, इसके ऊपर मैंने तो लिखा। इस किताब को लिखने में कितना समय आपको लगा? वो तो जिज्ञासा थी, वो लिखता रहता था। हमारे टीचर हमारे रामदास एक अचानक ही वो मर गया था, तो पूरे पूरे गांव को ऐसा लगा कि रामदास मर गया, रामदास मर गया। और रामदास वैसे आवारा टाइप का लड़का था, लेकिन वो बड़ा मतलब हिम्मत वाला लड़का था, और पानी में डूबकर मर गया ये किसी को यकीन नहीं आया। तो पूरा गांव के बच्चे, स्कूल के बच्चे सब इकट्ठा हो गए थे उसके मौत में। तो उसके बाद फिर उसकी चर्चा काफ़ी दिनों तक चलती रही। फिर बाद में उसके रामदास के जीवन के बारे में अध्यापक ने बताया। फिर एक दिन हम लोगों को भी बताया क्लास में कि ऐसा ऐसा था, वो पढ़ता था। वो जो रंजना नाम की लड़की थी उसके क्लास में, तो उससे प्यार करने लग गया। फिर मैंने उसे कहा, बेटा ये ठीक नहीं है, मेरी बदनामी होगी, क्योंकि मैं तुम दोनों को एक आदर्श बात पढ़ा रहा हूँ, शिक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ा रहा हूँ। तुम आपस में प्रेम कर हुए। लेकिन अचानक ही वो नहाने गया, लड़की की शादी भी हो रही थी, और वो डूबकर मर गया। तो लोगों ने उसकी घटना उसके साथ जोड़ ली। वो वो मतलब वो सत्य नहीं था। सत्य ये था कि रामदास अपने आप में था, सत्य ये था कि रंजना अपने आप में थी, और दोनों आपस में शादी के बाद भी प्रेम कर रहे थे। लेकिन अचानक उसके साथ जो हादसा हुआ वो एक घटना थी। और इसी तरह से मैंने ये जो जितने भी उपन्यास है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये रामदास है, रेनू सामने लड़की आती थी पढ़ने के लिए, तो सीए करने आती थी। उसको लड़के मेरे दुकान पर आकर चर्चा करते थे। तो मैंने कहा, बेटा दिखाओ किसी दिन। तो एक दिन उन्होंने दिखाया, तो वो मेरी कैरेक्टर बन गई। इसी तरह से नर्मदा नाम की लड़की जो थी भोपाल में मॉर्निंग वॉक करती थी, मुझे लगा ये इस बिल्डिंग की लड़की है, फिर बाद में पता चला कि एक मजदूर की लड़की है। और इसको वो जो कोठी वाले हैं अपने बेटी की तरह पाल पोस कर बड़े कर रहे हैं। लेकिन जो आज आज हम देख रहे हैं कि जो समाज में अन्याय है, ये अन्याय कोई 10-5% है, लेकिन 90% लोग एक दूसरे को मदद करते हैं। सच्चाई है, ऐसा नहीं है। पर हम पत्रकारिता में सच्चाई को उजागर नहीं किया जाता है, अपराध को उजागर किया जाता है। तो इसी तरह से, और ये पत्तियों की सरसाट, ये हमारे मतलब अमरावती शहर की एक कहानी थी। दंश जो उपन्यास है, ये एक पंजाबी लड़का मुझे ट्रेन में मिला था, उसने आप बीती बताई। मतलब जो भी मैंने लिखा सत्य घटनाओं पर भी लिखा, और सत्य घटनाओं ही मैंने छापा। इसी तरह से ये जो आपने देखा है कि जवाहरलाल नेहरू, इनको लोग भूल गए हैं। जवाहरलाल नेहरू ने जो किया वो लोग याद नहीं करते हैं, पढ़ते ही नहीं है। इसी तरह से ज्ञानेजल सिंह का कार्यकाल भला ही दुखांत रहा राष्ट्रपति जी का, लेकिन उन्होंने संवैधानिक रूप से बहुत अच्छा काम किया। इंदिरा गांधी को तो वैसे ही हत्या कर दी उनकी, लेकिन आज वो भूल गए लोग। और ये जब मैंने एमए किया था, मैंने बताया आपको कि मैं यहाँ आया था 10वीं पास होके, तो मुझे पढ़ना था। आप जैसे पत्रकार पूछते थे आप कहाँ तक पढ़े हो, तब मुझे लगा पढ़ना चाहिए। तो मैंने 12वीं कक्षा दिल्ली सीबीएसई की, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन, उस समय मेरी उम्र 40 साल थी। फिर उसके बाद मैंने बीए किया तो 50 साल की उम्र में किया, और 63 की उम्र में इग्नू से किया। और उसके बाद मैंने शोध ग्रंथ लिखा, मानवीय की हिंदी साहित्य। तो कहने का मतलब ये साहित्य से जुड़ा होने की वजह से मेरा ये काम बढ़ता गया। मैंने पैसे की तरफ ध्यान नहीं दिया, मैंने कार खरीदने के लिए ध्यान नहीं दिया, मैंने मकान खरीदने के लिए ध्यान नहीं दिया, और अपने इस काम को आगे बढ़ाता रहा। और मुझे लगा ये कमा के देगा, आज इससे कमाई हो रही है, इससे पैसे मिलते हैं। लेकिन जो प्रेरणा है उसको मैंने खोया नहीं, जो वस्तु स्थिति है जीवन की उसको मैंने खोने नहीं दिया। आज मैं सांग्रीला होटल में हूँ। 45 साल पर मैं जो फुटपाथ में देख रहा था लोगों को, आज मैं सांग्रीला होटल में उच्च कोटि के लोगों को देखता हूँ। जो बाहर नहीं है वो सांग्रीला होटल में है। जो सांग्रीला होटल में, जो इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल होटल में जो है, वो बाहर नहीं है, वो भी एक जीवन है। तो एक साहित्यिक दृष्टि उनको भी पहचानने का प्रयास कर रही है। हालांकि कोई कैरेक्टर मिला नहीं मुझे अब तक, लेकिन ढूंढने की कोशिश कर रही हूं। मिल जाएगा, कह रहे हैं। मिल जाएगा, बड़े मुश्किल से मिलते हैं। हाँ। कैरेक्टर बड़े मुश्किल से भी, वो इसलिए मिलते हैं बड़े मुश्किल से कि दोनों में समानता होनी चाहिए, संभावना होनी चाहिए, उसमें पॉजिटिव भी होना चाहिए, निगेटिव भी होना है। ऐसे आते हैं, लेकिन हम ज़्यादा संपर्क में नहीं आते कि वहाँ आने वाला अतिथि है, 2 या 3 दिन रहता है, उसके बाद वो चला जाता है। लेकिन फिर भी सोच बनती है, इन पर लिखना चाहिए। तो आपने जैसे बोला कि आपने अभी तो आपने 25 किताबें लिख डाली हैं, लेकिन किताबों का जो
दुनिया है वो बिल्कुल अलग होती है, मतलब डूब जाने वाली दुनिया होती है एक तरह से। तो आपने क्या कभी सोचा था कि पहली किताब जब आपकी ये रामदास आई, उसके बाद धीरे धीरे करके ये पूरा सफ़र 25 किताबों तक चला जाएगा? मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने कहा 5, 6, 7, 8, 10 किताबें भी मैंने लिख दी तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मतलब आपने सोची भी कितनी थी कि हाँ मैं इतनी तो लिख ही मैं दूँ? 10-12 तो लिख लूँगा, 10-12 लिख लूँगा, लेकिन आज 25 हो गई है। जबकि अब 5-6 तो जो है वो प्रकाशित नहीं है, लेकिन चल ही रहा है। लेकिन ये जिज्ञासा होती है, दरअसल हमें ये दिखाना है, हम जो कर रहे हैं वो दिख रहा है। हमारे लेखक है, हमारे साहित्यकार है, वो इस पर ज़्यादा जोर नहीं देते हैं, क्योंकि वो दूसरे प्रकाशकों पर आश्रित है। उनका भी दोष नहीं है, उन्होंने प्रकाशन व्यवस्था का अनुभव नहीं लिया है, उन्होंने सिर्फ पढ़ने का, लिखने का और अध्ययन का अनुभव लिया। लेकिन यदि वो प्रकाशन का प्रकाशन व्यवस्था का अनुभव लेते तो शायद वो भी आगे बढ़ जाते। इसलिए होता क्या है कि उनकी 4 किताबें छप के वो दब जाते हैं। वो अभी भी कहते हैं मैंने 75 लिखी, 40 लिखी, एक भी उनके पास नहीं है। लक्ष्मण राव 25 किताबें एक साथ दिखा रहा है। इसकी वजह यही है कि पब्लिकेशन मेरा अपना है, और पब्लिकेशन में कुछ भी नहीं लगता है। पब्लिकेशन में टैक्स नहीं है, पब्लिकेशन में किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, बिक्री के लिए प्रतिबंध है, खरीदार नहीं है, वो बात अलग है। आप जहाँ मर्जी बेच सकते हो, टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। टैक्स आपको सरकार भी नहीं मांगती है, उल्टी रॉयल्टी देती है सरकार आपको। आप अपनी योग्यता को तो बढ़ाओ, आपकी योग्यता दिखनी चाहिए। अब ये काम साहित्यकार का है, लेखकों का है। अब वो आए दिन मंचों के अध्यक्ष बनते रहोगे तो वहाँ तक ही रह जाओगे, उसी कक्ष में रह जाओगे, उसी एयर कंडीशन में रह जाओगे, आप बाहर नहीं आओगे। बाहर तो बहुत बड़ी दुनिया है, वो पहचान रही है। हमें किताबें चाहिए। आज जो भी लिखते हैं वो काव्य लिख रहे हैं, काव्य काव्य काव्य। काव्य भी वही कि उसमें कविता है ही नहीं, काव्य है ही नहीं, तो वो कौन पढ़ेगा उसे। काव्य को छापो, उसको आगे बढ़ाओ, उसमें और शोध ग्रंथ लिखे जाएंगे आपके एक कविता पर। है ऐसे लिखने वाले। ये कविता मैंने पढ़ी थी कि मैं फटे हुए कपड़े पहनकर सोना बेच रहा था, पर कोई खरीद नहीं रहा था। फिर मैंने सोचा कि मैं सोना पहन के फटे हुए कपड़े बेचने लग गया तो भीड़ लग गई। कुछ निकला इसमें, कुछ यथार्थ निकला। काव्य ऐसा भी है। हालांकि हमने काव्य आज तक नहीं लिखा, काव्य लिखने का हमने कभी प्रयास नहीं किया। जो भी लिखा है वो ग्रंथ लिखे, साहित्य लिखा है, और वो बिक रहा है। अब तक 40,000 प्रतियां मेरे उपन्यासों की, किताबों की बिक चुकी है, और मैंने साइकिल पे बेची है। जबकि स्कूल कॉलेज से और डिस्ट्रीब्यूटर से ऑर्डर आते हैं, हम पहुंचा देते हैं। इसमें थोड़ा सा उधार देना पड़ता है, हम उधार नहीं देते हैं। हम कहते भी नगद हो तो मैं भी पहुंचा देता हूँ, नगद पैसे मिल जाते हैं। लेकिन सर वो दौर कैसा था जब लक्ष्मण राव, जो ज़मीनी लक्ष्मण राव था, वो द लक्ष्मण राव बन गया? वो दौर क्या था? तो प्राइवेट लिमिटेड लक्ष्मण राव जो बन गया, वो एक अनुभव से बन गया। क्योंकि लक्ष्मण राव कुछ सालों तक सपने ही देख रहा था कि मेरे पास कोई प्रकाशक आएगा, वो मुझे ले जाएगा, मुझे इतनी रॉयल्टी देगा। ये तो फिल्मों में बनता है, किसी लड़की को पसंद कर लिया, किसी लड़की को पसंद कर लिया, फिल्मों में ले लिया, लाखों रुपए दे दिए। ये इस साहित्य में नहीं है। साहित्य में पाठ्यक्रम की पुस्तकें लाखों बिकती है। जो पाठ्यक्रम की पुस्तकें लिख रहे हैं वो लेखक कमा रहे हैं। जो गाइड लिखते हैं, हेडलाइंस लिखते हैं वगैरह, जो कुछ भी लिखते हैं, क्वेश्चन आंसर के पुस्तकें लिखते हैं, वो कमा रहे हैं। उनकी लाखों की प्रतियां बिक जाती है, पर ये साहित्य नहीं बिकता है। साहित्य पढ़ने वाले लाखों है, करोड़ों है। वहाँ तक लेखक को पहुँचना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूटर को पहुँचना पड़ता है। लेकिन सबको पता नहीं है कि किताब छापने के लिए अगर 125 रुपये चाहिए तो बेचने के लिए भी 125 रुपये चाहिए। प्रकाशक क्यों पैसे लेता है? प्रकाशक इसीलिए पैसे लेता है कि भाई इतनी छापूंगा। लेखक तो अनुमान लगा के बैठा है कि मैंने तो बहुत बड़ा अच्छा लिखा है। हर कोई अच्छा ही लिखता है और अच्छा ही बिकता है वो, पर बेचने के लिए भी समय लगता है। किसी किसान ने अगर भिंडी को पैदा करके खेत के किनारे रख दिया, वो बिकेगी नहीं, उसका मार्केटिंग करना पड़ेगा। ये मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है, और मार्केटिंग के तत्व ज्ञान है, अलग अलग तरीके से मार्केटिंग होती है। तो आपने जैसे बताया लेखनी से लेकर डिस्ट्रीब्यूटर, उसको बेचना, उसका प्रकाशन, ये सब, इसके बीच में कभी तो लक्ष्मण राव ने भी हार मानी होगी कि शायद ये नहीं हो रहा है, छोड़ देता हूँ, या इसको कभी और करेंगे? मैंने 2-3 बार हार मान ली थी। फिर मैंने सोचा गांव में भी जाके क्या करेंगे। फिर अगर यही उमंग सामने आ गई कि मुझे अब लेखक ही बनना है, तो फिर दोबारा आकर नहीं हो पाएगा। इसको करते रहो। इसीलिए हम भी कहते हैं, और हमने भी करके देखा है, कि अपेक्षा भी मत करो और प्रतीक्षा भी मत करो। अपने लक्ष्य की तरफ देखो, आपका लक्ष्य पूरा हो जाएगा।
आप ऊंचे सपने मत देखो, सपने वही देखो जो आपसे साक्षात्कार हो सकते हैं और वो पूरे होते हैं, वो करके दिखाओ। आज आइंस्टीन कोई बनना नहीं चाहता, शेक्सपियर कोई बनना नहीं चाहता है, आज जो महान हुए हैं वो कोई बनना नहीं चाहता, आज सिर्फ पैसे कमाना चाहता है। 12वीं पास होके पैसे नहीं कमाए जाते, 12वीं पास होके सीए बन रहा है, 12वीं पास करके डॉक्टर बन रहा है। आज पतन क्यों हो रहा है उनका? कि उन्होंने लिटरेचर का नॉलेज नहीं लिया है, सामाजिक दृष्टिकोण का नॉलेज नहीं लिया, इसलिए उनका पतन हो रहा है। हमारे साहित्यकार, लेखक, पत्रकार भी यही कर रहे हैं, थोड़ा सा पढ़ के व्यवसाय करने लगे हैं। व्यवसाय करने के लिए आपकी मजबूती भी ज़रूरी है, वो पैसों से नहीं होती है, वो अध्ययन से भी होती है। बस अध्ययन आपको आगे ले जा सकता है। लेकिन अगर हम जैसे किताबों की बात कर रहे हैं, आप 25 किताबें आपने आज की जनरेशन में बच्चों को दी हैं, तो क्या आपको लग रहा है एक नया लक्ष्मण राव आ सकता है जल्दी? नया लक्ष्मण राव आए या ना आए, लेकिन लक्ष्मण राव अगर आज गुलशन नंदा जी बन गया तो कल शेक्सपियर ज़रूर बन सकता है। और लक्ष्मण राव की भी यही इच्छा है, तमन्ना है कि लक्ष्मण राव एक दिन शेक्सपियर बनेगा। जी। आप आज के बच्चों को क्या बताना चाहेंगे कि जिस तरह आपका पूरा सफ़र अभी आपने हमसे साझा किया, क्या बच्चों को सीख देना चाहेंगे और साहित्य को लेकर ख़ास तौर पर बच्चों से आप क्या अपील करना चाहते हैं? मैं बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि बच्चों, जब तक आप 15-16 साल तक होते हो तो अपने माता पिता का कहना मानो, अध्ययन करो, पढ़ाई करो और अपनी शिक्षा पूरी करो। उसके बाद भविष्य की तरफ देखो और अपने देश की इज़्ज़त करो। देश की इज़्ज़त करोगे तो आप अपनी इज़्ज़त करोगे, अपने परिवार की इज़्ज़त करोगे, अपना सम्मान करोगे, अपने गांव का सम्मान करोगे और अपने अस्तित्व को मत भूलो और आगे बढ़ो। अपेक्षा भी मत करो और प्रतीक्षा भी मत करो, लेकिन आगे बढ़ते रहो। वो आपका जो टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। असंभव नहीं है, जो मैंने पूरा करके दिखाया। मैंने विपरीत परिस्थितियों में पूरा किया। मेरे पास पैसे नहीं थे, ये काम पैसों वालों का है, जो बिना बिना पैसे का मैंने किया है, इसलिए दिख रहा है। इसलिए दूर दूर से पत्रकार मेरे पास आते हैं, मेरा इंटरव्यू लेते हैं, मुझे आगे बढ़ाने की बात नहीं करते तो कम से कम आपको दिखाते हैं कि देखो ये भी एक आदमी है, ये कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं समाज को कहता हूँ, माता पिता को भी, अपने बच्चों को छोड़ो मत, अपने बच्चों को पढ़ाओ 12वीं तक। आगे काम बहुत है, बहुत देश के लिए ज़रूरत है, बच्चों की ज़रूरत है, युवाओं की ज़रूरत है। जो अच्छे काम करेंगे तो भविष्य अच्छा बनेगा, देश का भी भविष्य अच्छा बनेगा। और हम जैसे लोग हैं ये बहुत कम मिलते हैं, साहित्य की तरफ कोई आता नहीं है, लेकिन साहित्य आप लेकिन वही जैसे आपने कहा साहित्य की और कोई आता नहीं है, और अगर आज हम देश की स्थिति की बात करें तो कहीं ना कहीं बेरोज़गारी जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों की सोच भी ये बन गई है कि लेखक बन गए, साहित्यकार बन गए, कवि बन गए, तो आगे का क्या, भविष्य कैसे बनाएंगे? नहीं। आप ये मत कहिए कि देश में रोज़गार नहीं है। अगर हमारे देश की लोक संख्या 140 करोड़ है तो हमारे देश में 280 करोड़ रोज़गार है। रोज़गार बहुत है, रोज़गार वही है, खेती बाड़ी में रोज़गार है और व्यवसाय में रोज़गार है, मार्केटिंग में व्यवसाय रोज़गार है। वो आप करो। आप सरकार की तरफ मत देखो कि सरकार हमें रोज़गार देगी, नहीं। सरकार का काम है महंगाई पर नियंत्रण करना, व्यवस्था करके रखना, सुरक्षा देना, अपराधों से बचाना, ये सरकार का काम है। सरकार का काम रोज़गार देना नहीं है। रोज़गार तो आप भी कर सकते, ये तो रोज़गार ही है। इसमें ये मेरी किताब है, लाखों रुपए की बिकेगी, नहीं तो बेच दो 10 रुपये कपड़ाई में, 10 रुपये किलो से, नहीं लाखों रुपए कमा के देगी। ये भी तो एक रोज़गार है। लेकिन मैं बेचता हूँ, मैंने साइकिल पे बेची है। अगर मैं शर्म करूँगा तो नहीं बिकेगी। मैंने अपनी किताबें यहाँ ITO से रोहिणी, पीतमपुरा, द्वारका, जगह जगह जाकर स्कूलों, कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन में मैंने अपनी किताबें बेची है और पैसा कमाया मैंने। ये भी एक रोज़गार था। उस समय मैं लेखक नहीं था, उस समय मैं एक रोज़गार करने वाला था, पैसे कमा कर लाने वाला था। अब भी मैं लोगों को लेखक कहता नहीं हूँ और लगता भी नहीं हूँ। कोई अगर कहेंगे कि ये बहुत बड़ा लेखक है तो कोई यकीन भी नहीं करेगा, लेकिन जो जानता है वो पैर छूता है, तो उसे पता है यार ये तो आदमी तो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, ज़मीन से ही निकला हुआ है। ये तो आदमी ज़मीन से ही निकलता है, वो भवनों से नहीं निकलता, एयर कंडीशन नहीं निकलता, वो ज़मीन से ही निकलता है। आइंस्टीन भी ज़मीन से निकले हैं, जो बड़े बड़े महान साइंटिस्ट हुए हैं, विद्वान हुए हैं, जिन्होंने। लेकिन ऐसा कोई किस्सा आप हमसे साझा करना चाहेंगे जो आपकी इस पूरी जो जर्नी आपकी रही है, जो रास्ता आपने ढूंढा है, उसमें यादगार रह गया हो और आपके लिए ज़िंदगी पलटने वाला हो गया हो साबित? जैसे कि अब इंदिरा गांधी से मिल के आया था, उस समय लगा अरे तो बहुत मतलब अपेक्षा, उस समय रात दिन हम अध्ययन करने लगे। इंदिरा गांधी ने बहुत अच्छा काम किया, हम इंदिरा गांधी से मिल के आए, बातचीत करके आए, इतना बड़ा सुअवसर इससे मिला है हमें।
हम राष्ट्रपति भवन गए, बच्चों के साथ गए, परिवार के साथ बुलाया उन्होंने। हम 22 मिनट फेस टू फेस सामने आमने सामने बात करते रहे। राष्ट्रपति भवन के अंदर 22 मिनट हमें टाइम दिया, वहाँ हमारा भोजन हुआ, वहाँ हमारा 1-1.5 घंटा और बातचीत हुई, पत्रकारिता हुई। ये अवसर कभी मिलता है क्या? ये धनी लोगों को मिल सकता है, मतलब मुझ जैसे गरीब लोगों को नहीं मिल सकता है। लेकिन सर, जिसके पास इतनी नॉलेज है, इतना कुछ है, वो गरीब हो ही नहीं सकता। तो कहने का मतलब यही है कि बहुत से लोग कहते हैं मैं गरीब हूँ, मुझे कौन चाह, नहीं, आप अपनी योग्यता दिखाओ, वहाँ पर ही स्थान है, वहाँ पर भी आपको बुलाया जाएगा और बुलाया जाता है, बहुत ज़रूर बुलाया जाता है। हमें बुलाया गया, इसलिए हम कहते हैं कि वहाँ पर भी सबको बुलाया जाएगा। आप करके दिखाओ, किसी भी क्षेत्र में आप काम करते हो, वो टीचर को बुलाते हैं, साइंटिस्ट को बुलाते हैं, और कृषि में काम करने वाले लोगों को बुलाते सबको बुलाते हैं और सम्मान देते हैं। ये नहीं कि उन्हें कोई मतलब पद्मश्री मिल जाए या नहीं, वो अलग बात है, लेकिन आपको वहाँ जाकर बुलाना और वहाँ का एक गिलास पानी आपके लिए तो सोने जैसा है। वह मिल सकता है कि एक गिलास पानी, राष्ट्रपति भवन का एक गिलास पानी आपको मिल सकता है कि नहीं? आप करके दिखाओ, वहाँ पानी भी है, भोजन भी है, मुलाकात भी है और आपका सम्मान भी है। वो हुआ मेरे साथ, जबकि मैं परिवार के साथ गया हूँ वहाँ पर।